आज हमारे बीच तीन विशेषज्ञ हैं और आज का एपिसोड हमारा स्पेशल है, विशेष एपिसोड है जिसमें हम कई मुद्दों पे बात करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जिसकी हम हमेशा ज़रूरत महसूस करते हैं, जिसकी चर्चाएं हम हमेशा करते रहते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हम आपको अपने जो गेस्ट हैं उनसे परिचय करवा दें। हमारे बीच में इस समय हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री अशोक अग्रवाल जी। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो टीडी धारियाल जी हैं, जो पूर्व स्टेट कमिश्नर रहे हैं दिल्ली स्टेट के। इसके अलावा वो एडवाइज़र हैं डिसेबिलिटी सीवीएम इंडिया ट्रस्ट के भी। इस समय एक लंबा तजुर्बा रहा है इनको, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए काम करने का। तीसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर अमित रंजन हैं। इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं पहले एपिसोड में, जो टॉक टू एक्सपर्ट है। और डॉक्टर अमित रंजन एम्स गोरखपुर में पीएमआर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा अवध एसोसिएशन ऑफ पीएमआर यूपी चैप्टर के आधिकारिक प्रवक्ता भी रहे हैं। तो हम इस समय जो बात करेंगे, सबसे पहले हम हमारे साथ कुछ हमारे एस वॉरियर्स भी हैं, उनसे भी बात कराते हैं। रंजीत कुमार हैं, इसके अलावा प्रीतम यादव हैं। ये दोनों हमारे साथ एस वॉरियर के तौर पे जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारे एस वॉरियर्स हैं उनसे। तो एस वॉरियर्स में सबसे पहले रंजीत जी से हम जानना चाहेंगे। रंजीत जी, ये बताइए कि किस तरह की समस्या खास तौर से उपचार में आपको हो रही है और कब से आप पीड़ित हैं इस चीज़ से? मेरा सर, मैं इसे 2 ढाई साल हो गए हैं। पहले तो मुझे डायग्नोसिस करने में बहुत टाइम लग गया, बट मैं ये सौभाग्य समझूंगा कि ये कास्ट इंडिया के ग्रुप से जुड़ा हूं, तो मुझे जो अर्ली स्टेज में ही मैं इसको डायग्नोस करवा पाया। ठीक है। और अभी मैं 2 ढाई साल से नियमित रूप से रेमोटोलॉजिस्ट से दिखा रहा हूँ और एक्सरसाइज लगातार कर रहा हूँ। तो अभी मैं, मेरे ख्याल से मेरे रेमोटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मैं रिमिशन पीरियड में चल रहा हूँ। और जहाँ तक समस्या की बात है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें रोगियों को पता नहीं चलता कि कौन से ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना है या फिर कौन से हॉस्पिटल में जाना है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि ये बीमारी बहुत कम लोगों को पता होता है। इस कंडीशन का नाम भी बताएं, जो ये कंडीशन है, डिसेबिलिटी है या फिर बीमारी जिसको आप बोल रहे हैं, उसका नाम भी बताएं रंजीत। जी या जी जी जी। हाँ, सही कहा क्योंकि आपने। हमारे जो ये जिस पार्टिसिपेंट होंगे उनको शायद जिस पता नहीं। पार्टिसिपेंट से हम बात कर रहे हैं, ये लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं इस समय, जिसमें जो एक हमारा युवा वर्ग है, खास तौर पे 15 साल से जो 35 साल के लोग हैं उनको ये होता है। युवा आबादी को ही इफ़ेक्ट करती है ये बीमारी, और इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जो हमारे दो एस वॉरियर्स हैं, ये इसी बीमारी से पीड़ित हैं। अब अब प्रीतम जी, कृपया आप बताएं कब से जूझ रहे हैं इस बीमारी से और किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? तो सर 2007 से मुझे पता लगा था इस बीमारी के बारे में। तो मेरे को ऑर्थो डॉक्टर ने देखा शुरुआत में। उसने कहा कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, दवाई चल गई। उसके बाद अचानक मेरा एक जॉइंट फ्यूज हो गया 4 दिन बाद, तकरीबन 2012 के आसपास। फिर उन्होंने कहा ना सही हो जाएगा। उनने भी मुझे को, मतलब जब से लेकर बीमारी हुई है मैं तब से ऑर्थो को दिखाता रहा। उन्होंने मुझे यही बताया कि कि वो दवाई कहते हैं खाना सही हो जाएगा। अल्लाह, मेरे दोनों हिप जॉइंट फ्यूज हुए, मेरी नेक फ्यूज हो गई, स्पाइन में दिक्कत हुई। अब बता रहे हैं बायोलॉजिकल के बारे में। अब बायोलॉजिकल मुझे पता लगा तो इतनी महंगी है कि हम दवाई नहीं सकते हैं उसको। इलाज इतना महंगा होता जा रहा है उसका। और डॉक्टर कह रहे हैं अब हिप की सर्जरी हो, सर्जरी में भी वो भी नहीं कि सही होगा भी कि नहीं होगा। तो दिक्कत तो होती रहती है। और तो 2007 से पता लग गया था इसके बारे में। 7
हो गया। जी। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें यही है कि मतलब ख़ास तौर से जो हमारे एएस वॉरियर्स हैं वो इसलिए डिसेबिलिटी के शिकार हो रहे हैं क्योंकि इनको समय पे उपचार नहीं मिलता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इनको इंडिविजुअल इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। यानी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़े हुए जितने भी मरीज हैं उनको जितनी भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि इसके पीछे कुछ सरकारी प्रावधान भी जिम्मेदार है। हम जो जो हमारा स्वास्थ्य मतलब वो है पॉलिसी जो बनी हुई है उसमें कई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, तब जाके इस तरह के रोगियों को इंश्योरेंस की सुविधाएं मिल पाएंगी। बहुत सारी अड़चनें हैं इसमें। तो इसीलिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जो हैं उनमें से सबसे जो मतलब पहली चीज़ जो मैं सबसे पहले सामने लाना चाहूँगा वो एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी से ही मैं पूछना चाहूँगा कि आपने सुना कि इन लोगों को किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आज बात करते हैं मतलब कि सभी को स्वास्थ्य, सभी को उपचार का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? सर आपको आवाज़ आ रही है क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अशोक अग्रवाल जी। अंकुर जी, आपकी भी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, मतलब थोड़ा वॉल्यूम वो नज़दीक करेंगे तो बेटर रहेगा। अब ठीक है सर? हाँ, अब बेटर है। जी जी। जी। लेकिन अग्रवाल साहब मुझे लगता है सुनाई नहीं दे रहा हूँ। हाँ, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। कृपया अपना साउंड चेक कीजिए एक बार। मुझ आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। अशोक अग्रवाल सर आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार अपना साउंड चेक कीजिए सर प्लीज़। लगता है तकनीकी समस्या हो रही है, तो अभी हम मतलब अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास चलते हैं। तब तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा तो फिर हम अशोक अग्रवाल जी से बात करेंगे। अ, मैं आना चाहूँगा धारियाल साहब के पास। सर आपने भी अभी सुना कि जिस तरीके से जो एएस वॉरियर्स हैं उनके उपचार में सबसे बड़ी बाधा हो रही है। इसमें एक मतलब एक समग्र चिकित्सा व्यवस्था की ज़रूरत है। बाद में डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित रंजन जी इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा कि इनको एक ही मतलब इकट्ठी स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है जहां बेहतर इलाज इनका हो सके। तो वो स्थिति जो है वो नहीं बन पा रही है क्योंकि ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। इसके अलावा इंश्योरेंस तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। आप लंबे समय तक आपने दिव्यांगों के लिए काम किया है। आप जैसा कि आपने देखा कि ये जो जितने भी एएस वॉरियर हैं ये सभी जन्मजात विकृति के शिकार नहीं थे। पहले एक्टिव थे, शारीरिक तौर पे इनकी स्थिति बेहतर थी। ये मतलब उस दौर में विकलांगता के शिकार हो गए हैं जिस दौर में करियर बनाने का एक समय होता है। तो सर आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, थोड़ा बताइए सर। देखिए, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, उसके दो कैटेगरी में हम इन लोगों को ग्रुप कर सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं लेकिन अभी एज दिव्यांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति सर्टिफाइड नहीं है, अभी तक इनको सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। तो उसमें भी दो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति 40% या उससे कम है, जिससे सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। कुछ हैं जो 40% और मोर हैं, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन उनके पास है। और जैसे आपने बताया अपने बारे में कि जी सर्टिफिकेशन उनके पास में है, सो आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और इसलिए आपको
जो डिसेबिलिटी एक्ट है, जी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, वो लागू होगा, उसके सभी प्रावधान लागू होंगे। अगर मैं और जो जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, जो अभी सर्टिफाइड नहीं है लेकिन वो एक नागरिक हैं देश के, एक उनको जो समग्र जो आपने इलाज की बात कही है, समग्र चिकित्सा जी। समग्र चिकित्सा की बात कही है, वो सरकार को देना आवश्यक है। वो उनका एक अधिकार है। हेल्थ एक अधिकार है। जी हालांकि हमारे देश में हेल्थ एक अधिकार जैसे नहीं आया, लेकिन पर्सन जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए हेल्थ अधिकार के रूप में आ गया है कि उनका जो एक्ट है हमारा, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें कहा गया है कि सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात उसमें ये कही गई है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको राइट टू लाइफ है और विद डिग्निटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, वो अर्ली 80s में जो हमने ऑर्डर्स दिए थे कि बोला था कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल एनिमल लिविंग या सर्वाइवल नहीं है, जो जो चीज़ें एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरी हैं वो आवश्यक है। तो डिग्निफाइड लाइफ के लिए इलाज भी ज़रूरी है। जी तो इसलिए उनको दर दर भटकना नहीं चाहिए, वो हॉस्पिटल में जाए, उनका एक ह्यूमन बीइंग या एक सिटीजन ऑफ द कंट्री जो है उसके आधार पे उनको वो दर्जा दे करके वो हर इलाज उनको मुहैया करवाना चाहिए, ये कराना होगा। ये एक्ट में हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट का प्रावधान है। दूसरा प्रावधान ये है कि भाई दिव्यांग व्यक्तियों को आपको प्रायोरिटी पे इलाज देना पड़ेगा, ये उनका राइट है। जी प्रेफरेंस देना पड़ेगा, प्रायोरिटी पे देना पड़ेगा, और ज़रूरत है तो फ्री देना पड़ेगा। तो जी ये तो उनका ये डिमांड कर सकते हैं। अगर ये प्रावधान नहीं है एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल में एक्सेसिबिलिटी है या और भी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उनको देना होगा। अगर नहीं तो ये लोग गवर्नमेंट को शो कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात कहा, दिव्यांग व्यक्ति किसको कहेंगे? एक्ट के अनुसार कोई भी आज की डेट में जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो परिभाषा है वो एकदम बदल गई। वो एक जिसको हम बोलते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट जो हो गया। पहले हम एक उसको समझते थे कि हम कोई डोज दे रहे हैं या कोई मदद कर रहे हैं या लाचार व्यक्ति है उसको हेल्प कर रहे हैं, ये बात नहीं, वो उसका राइट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है वो ये है कि जो वातावरण से जब वो इंटरेक्ट करता है तो तब वो वातावरण उसको डिसेबल बना देता है या डिसेबल्ड या दिव्यांग बना देता है। तो जब ये बात है तो वो जरूरी नहीं कि 40% ही हो, 40% से कम वाला जिसकी विकलांगता, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कोई भी चीज़ है, कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई भी इम्पेयरमेंट है, उसकी वजह से 40% से कम भी है, तो उसका इन अधिकारों के लिए, जो मैं अधिकार मैंने बोला कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, प्रायोरिटी इन ट्रीटमेंट एंड ज़रूरत हो तो फ्री, वो देना वो उनका अधिकार हो जाता है, वो डिमांड कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो हॉस्पिटल में अगर ये सुविधाएं जहाँ पे नहीं है वो डिमांड करें, और हर राज्य में एक स्टेट कमिश्नर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको सिविल कोड की पावर्स हैं, वहाँ पे कंप्लेन करें, कंप्लेन करने का प्रावधान है, वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन या अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन अपनी देंगे कंसर्न अथॉरिटीज़ को, तो उन अथॉरिटीज़ को 3 महीने के अंदर वो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसका रीज़न देना पड़ेगा उनको, इस कारण से हम इस स्टेट कमिश्नर के ऑर्डर को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिर वो व्यक्ति आगे हाई कोर्ट जाएंगे। हालांकि ये प्रक्रिया कहना बहुत आसान है जी उस प्रक्रिया को पूरा करना बहुत ही कठिन काम है। डॉक्टर ये अशोक अग्रवाल साहब जानते हैं, रोज एक न एक केस
ये इलाज से रिलेटेड इनके पास या कितने केस आते होंगे, कभी कभी हमारा इंटरेक्शन भी इनके साथ में होता है, तो ये जानते हैं और आप सब लोग भी जानते हैं जो इससे सॉरी इस बीमारी या इस विकलांगता से जूझ रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा धारियाल साहब, मैं बीच में थोड़ा सा एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हाँ, आप लंबे समय तक मतलब स्टेट कमिश्नर रहे हैं जो दिव्यांग जन हैं उनके, कभी आपके पास किसी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ा या इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट का कोई केस आया है? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। कभी नहीं तो आया। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की जागरूकता की कमी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अभी आपने सुना है, अभी हमारे बीच जो इससे पीड़ित जो लोग हैं उनको किस तरह की समस्याएं हो रही है, बावजूद इसके और मैं इसमें से दो लोग जो हैं वो दिल्ली के ही हैं, जो रत्नेश और रंजीत हैं, ये दिल्ली के ही हैं। और मतलब दो लोग आपके सामने हैं, और इस तरह के दिल्ली में भी मुझे अंदाज़ा है कि करीब नहीं भी तो 20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन आज तक भी इस मतलब आपके पास नहीं आई इस तरह की केसेस। तो इससे जागरूकता के स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो क्या करें, उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो ये जो टॉक टू एक्सपर्ट सीरीज़ जो आयोजित की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उनको एक रास्ता मिले, उनको पता तो चले कि कहाँ से क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो जानकारी दे रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अब सर अशोक अग्रवाल जी, क्या आपको हम आवाज़ अब आ रही है हमारी? आप अशोक अग्रवाल, मैंने एक चैट भेजा, उनको मैसेज भेजा है, लेकिन शायद पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जी जी। नहीं तो आप उनको टेलीफोन करके पता करें कि उनको सुनाई, मुझे लगता है वो उनको हम लोगों की आवाज़ ही सुनाई दे रही। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। ठीक है, तो अब मैं डॉक्टर अमित रंजन जी के पास चलता हूँ। सर आपका स्वागत है। मुझे सबसे पहले सर, चूँकि जो महत्वपूर्ण मसला ये है कि एक तो पहले कोई विकलांग ही ना हो, मतलब जो एक व्यक्ति है जो एक संपूर्ण शरीर को लेके जिसका जन्म हुआ, और वो किन्हीं कारणों से किसी फिजिकल या किसी दूसरे कारणों से वो विकलांगता का शिकार हो जाता है। उसमें कई तरह की चीज़ें हैं। तो लेकिन अगर वो विकलांग हो जाए सर, तो उसको किस तरह की सुविधाएं विकलांगता, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि विकलांगता प्रमाण पत्र जो है वो उसकी क्या प्रक्रिया है सर, उसको कैसे और कहाँ से बनवा सकते हैं? चलिए, बिल्कुल मुद्दे की बात करी आपने। जी थोड़ा सा प्रिटेक्स्ट कर दूं मैं पहले। बिल्कुल। धरियाल सर यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही जिसको मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा। जो नॉन सर्टिफाइड एएस पेशेंट्स हैं, एएस एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दूसरे सामान्य जो डिसेबिलिटी कंडीशंस है उससे अलग है। ये तो आप अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, मैं हल्का सा समराइज कर दूं। पहला, डायग्नोसिस डिले होता है। डायग्नोसिस होने के बाद मैनेजमेंट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। कहीं दवा, कहीं एक्सरसाइज, कहीं ये, कहीं वो, कहीं भी एक छत के नीचे आप लोग जाएं, जैसे इससे पहले भी रत्नेश या रंजीत बात कर रहे थे कि उनको इस चीज में दिक्कत हुई। तो इसकी वजह से डिसेबिलिटी जो होता है वो धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती जाती है। तीसरी जो दिक्कत होती है कि इसमें डिसेबिलिटी का परसेंटेज, जितनी दिक्कत होती है उस हिसाब से परसेंटेज नहीं आ पाता है जी। इसका कारण मैं बताऊंगा डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन के तरीके में ऐसा क्या है जो ऐसा नहीं हो पाता। इसकी वजह से बहुत कम पेशेंट्स 40% से ऊपर जा पाते हैं, मतलब जो सीवियर स्टेज में वही जा पाते हैं। उसके बाद जो आ भी जाते हैं उनमें से कितने को ये समझ आता है कि अब वक्त आ गया है कि मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ऑथोरिटी से अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद जब अप्रोच करते भी हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने के बाद बहुतों को अपनी राइट्स का पता नहीं होता कि सर्टिफिकेट बनवा तो लिया, इसका हर डायरेक्शन में उचित इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलिटीज एक बहुत ही एंगल से देखा जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नॉन सर्टिफाइड वालों का होता है जिनको ये सुविधा भी नहीं मिलती है। अब आपके सवाल पे आते हैं सर्टिफिकेशन पे, क्योंकि मैं मेडिकल और रिहैबिलिटेटिव पे इसलिए अभी थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि पहला आपका सवाल नहीं था। दूसरा, ये पार्ट मैं पहले एपिसोड में कवर कर चुका था। मैं रंजीत को सलाह दूंगा एक बार उसको एक बार देखें। मैंने इस सवाल को कवर किया है कि किस कंसल्टेंट के पास जाए, किस तरह से अप्रोच करें, तो उसको एक बार देखें। अब आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। देखिए, एक बार जब आपकी डायग्नोसिस हो गई, जो भी तो डायग्नोसिस के बाद
शुरू शुरू में आपको जो डॉक्टर देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि आपका प्रतिशत 40% से ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, एक आइडिया लग जाता है। जी अगर क्योंकि आप 40% से नीचे है, मतलब सिर्फ स्टिफनेस है हल्का फुल्का और आप चले गए सर्टिफिकेशन के इसके लिए, प्रोसीजर के लिए, तो एक लंबा प्रोसीजर के बाद आपको पता चलेगा कि आपको 20%, 18% इस तरह से परसेंटेज मिलता है, जिसका कोई खासा उपयोग भी नहीं। तो जी एक जी तो जी ये है कि रेगुलर फॉलोअप में आप अवेयर रहें, आपको पता रहे कि एक इश्यू है जिसको मुझे समय पर उठाना है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब सर्टिफिकेशन के लिए आपका जो भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, देखिए ये रूल बदलता रहता है। जी जी पहले क्या था कि जो एपेक्स सेंटर्स थे, जैसे एम्स था, सफदरजंग था, इस तरह के एपेक्स सेंटर्स को इस तरह से कहा गया था आप सर्टिफिकेशन करिए। फिर क्या हुआ कि स्टेट ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज डेजिग्नेट अलग अलग हॉस्पिटल को कर दिया, जैसे साउथ जी दिल्ली के लिए मदन मोहन मालवीय को कर दिया। इस तरह से डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हो गया कि आपको ही बनाना है। तो आज की डेट में आपके स्टेट में कौन सा चल रहा है वो आप पता करिए, यूजुअली आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन जाएगा। अगर मैं भारत की बात करूँ तो आपको जाना है वहाँ, जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से संबंधित ऑफिस है वहाँ पता करिए, वहाँ जाइए। अक्सर जहाँ पीएमआर विभाग है, पीएमआर विभाग इसे देखता है, जहाँ पीएमआर विभाग नहीं है वहाँ दूसरे विभाग देखते हैं। तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि आप फॉर्म भरिए, अपने फोटो, आई कार्ड ये सब करिए, उसके बाद एक डेजिग्नेटेड डे पे आपको बुलाया जाता है कि आप जी इस तारीख को आ जाइए। आप जाते हो तो एक एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपकी दिक्कत के हिसाब से 3 ऐसी जगह जहां आपको परसेंटेज मिलता है। पहला, हम्म जो आपका रीढ़ की हड्डी में झुकाव आ रहा है, जो जी काइफोसिस होता है। जैसे नॉर्मल झुकाव थोरैक्स में हमारा ऊपर के स्पाइन में 40 इसका रहता है, 40 डिग्री का, उससे ज्यादा झुकाव बढ़ता जाता है तो परसेंटेज मिलता है। इसके बाद छाती फुलाने में जो रिस्ट्रिक्शन होता है, जो एडवांस केसेस में होता है, जब जी रीढ़ की जी हड्डी ज्यादा झुक जाती है तो सांस नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से कुछ परसेंटेज मिलता है। क्रोनिक पेन का एडिशनल थोड़ा बहुत मिल सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा एड ऑन नहीं होता है। और तीसरा जो होता है कि जो टॉर्सन इम्बैलेंस है, मतलब हम ऐसे खड़े रहते हैं तो एक प्लम्ब लाइन लेके देखते हैं, उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। तो कुल मिला के इन तीनों क्राइटेरिया को देख के एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में परसेंटेज निकाला जाता है, अगर स्पाइन इन्वॉल्व है तो। अगर हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व है, जैसे कभी कभार होता है ना, हिप फ्यूज हो जाता है, एसआई जॉइंट फ्यूज हो जाता है, तो हिप जी का हम लोग कितना मूवमेंट है वो देखते हैं, मांसपेशियों की कितनी ताकत है वो देखते हैं। फिर अलग अलग क्षमता देखते हैं, सो हम कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कहते हैं, जैसे दोनों पैर पे खड़ा होना, एक पैर पे उसमें खड़ा हो पा रहा है कि नहीं, स्लोप जी पे चल पा रहा है कि नहीं, जमीन पे पालथी मार के बैठ पा रहा है कि नहीं। इस तरह की 9 एक्टिविटीज हैं जिसमें स्कोरिंग करके ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाता है। जी नाउ जी व्हाट इज रियली ट्रबलसम फॉर एएस पेशेंट, जो मैं शुरू में कहा कि बहुत सारे पेशेंट को दिक्कत बहुत होती है लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट परसेंटेज नहीं आ पाता है ना, तो उसकी वजह से दे सफर अ लॉट बट दे आर नॉट सर्टिफाइड, अग्रवाल सर, वो सर्टिफिकेट होल्डर नहीं होते हैं। आपको सुनाई दे रहा है? जी तो आई थिंक दैट एड्रेसेस द क्वेश्चन, सर्टिफिकेट वाला, सर्टिफिकेट कैसे बनता है। जी अगर जी आप जी चाहते हैं मैं इसके आगे सर्टिफिकेट के फायदे पे आऊं तो मैं बता सकता हूं, इफ यू वांट मी टू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आगे आपसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद धारियाल साहब से भी बात करेंगे कि किस तरीके से एक जो दिव्यांग लोगों को अगर सर्टिफिकेट इशू होता है तो कई बार इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कतें आती है। तो उस बिल्कुल, पहलू बहुत पे उनसे बात करेंगे, उससे पहले आप ये ज़रूर बता दीजिए कि उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, डिसेबिलिटी परसेंटेज का फायदा तभी मिलता है जब परसेंटेज 40% से ऊपर, 40 जी को हम जी लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। हम्म अब मान हम्म, लीजिए आपको सर्टिफिकेट मिल गया 40 एंड अबव का, कि मेरे को जी 50 या 55 है, तो उसका हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जी जी पहला इंटरेस्टिंग चीज है कि यूजुअली इसका इस्तेमाल बच्चों, अगर एज वाइज करें तो हम्म बच्चों के ग्रुप में एजुकेशन में कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली एएस का पता मिडिल एज में चलता है, तो ये पढ़ाई वाला हिस्सा चला जाता है। और जी यूजुअली तब चलता है जब इंसान का जॉब जो है वो ले चुका है, मतलब किसी स्ट्रीम में जा चुका है, तो वो वाला फायदा भी नहीं मिलता। यूजुअली क्या होता है, सरकार ने 4% रिजर्वेशन सरकारी इसमें इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व किए हैं पर्सन जी विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। और हम्म एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन है उसमें 5% किया है। यहाँ जी तक कि जितने प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई संस्था 5% तक रिजर्वेशन देती है, मतलब एम्प्लॉय हायर करती है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हम उसको रियायत देंगे। तो कहने का हम्म, मतलब है बोथ इन एजुकेशन एंड इन जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मदद मिलती है।
ये तो बेसिक जी। बात होगी एम्प्लॉयमेंट की। इसके बाद आप जैसे कोई एम्प्लॉयड है पहले से, जैसे आप अभी अंकुर जी एक जगह अच्छे से सेटल्ड हैं, अच्छे अखबार में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको अब क्या क्या फायदा मिल सकता है? आपको जी, क्या जी। फायदा मिल सकता है? पहला होता है नॉर्मल दिक्कत। आप सोचिए क्या दिक्कत होगी आपको। आपको एकोमोडेशन की दिक्कत हो सकती है। अगर बहुत सीवियर डिसेबिलिटी हो गई तो शायद ऊपर 3-4 मंजिल में लिफ्ट नहीं है तो आपको चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, है ना? जी, 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 जी। तो आपको एकोमोडेशन का अधिकार मिलता है कि आप एकोमोडेशन के लिए सर्टिफिकेट लेके ग्राउंड फ्लोर या जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी है या प्रीफरेंस इन एकोमोडेशन है वो ले सकते हैं। जी, जी। दूसरा हो सकता है जैसे धरियाल सर ने कहा, एवरी हॉस्पिटल एज अ मैंडेटरी कि वो प्रायोरिटी दें आपको ट्रीटमेंट में, तो आपको जी। प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलेगा। तीसरा होता है जो कि आरपीडब्ल्यूडी में 2016 में भी है कि बैरियर फ्री एक्सेस। ये का दायित्व है कि आपको उस ओपीडी तक बिना किसी दिक्कत के बैरियर के, आई थिंक बैरियर फ्री से हम सब परिचित हैं, वैसी कोई भी चीज जो कि आप करा कर रोक सकती है, जैसे हरियाल सर ने इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग बताया, तो एक बैरियर फ्री एक्सेस देने के लिए वो बाध्य होता है कोई भी अस्पताल। तो इस तरह आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, एकोमोडेशन का फायदा मिल सकता है। साथ में मान लीजिए आपको कहीं जाना है ट्रेन से, फ्लाइट से, तो उसमें भी फायदा मिलता है। जैसे नॉर्मल जो ट्रेन होती हैं उसमें थर्ड टायर के बाद 3 टायर एसी, इसमें उसके बाद जो स्लीपर होता है या सेकंड सिटिंग होता है उसमें कुछ परसेंट है जिसमें मिलता है 50% आई थिंक उसमें रियायत मिलती है। कुछ कुछ फर्स्ट और सेकंड टायर में भी मिलता है बट 25 मतलब कम मिलता है, 50% मिलता है, उसमें 75 मिलता है। और अगर आपको राजधानी में है तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसमें फर्स्ट सेकंड टायर में नहीं मिलता, सिर्फ थर्ड टायर में मिलता है। कहने का मतलब है आप जो भी ट्रैवलिंग करते हो बाई ट्रेन आपको उसमें जी, जी। रियायत मिलेगी। इसके बाद जी। फ्लाइट में भी जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं, अब शायद गो एयर ने भी ऐसा किया था कि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें फायदा मिल सकता है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज की बात करें तो जी। सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, लोन बड़े आराम से मिलता है और सस्ते दरों पे मिलता है। उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स, धरियाल सर शायद डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि किस तरह से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सस्ते दरों पे लोन ले सकते हैं। जैसे एलपीजी का कह लीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, डीलरशिप होता है, पेट्रोल पंप का होता है, उनमें उन लोगों को रिजर्वेशन होता है, मतलब इतना परसेंट है। जैसे स्टेशन पे आप गए होंगे तो आपने पीसीओ बूथ देखा होगा, एसटीडी, उसमें भी रिजर्वेशन होते हैं कि इतना 7.5 सीट इसमें रिजर्वेंट है कि हम इतने लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी को देंगे। तो इन सब क्षेत्रों में इतना ही नहीं, जब आप इनकम टैक्स में भर रहे होंगे तो पता जी। नहीं कितने लोग इस चीज से परिचित होंगे कि अगर आप खुद पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उसमें एक सेक्शन आता है 80U, उसमें आप 75,000 तक का वो ले सकते हैं, रियायत ले सकते हैं अपने एनुअल इनकम पे, इनकम ओके। टैक्स में। और अगर मान लीजिए आप अपनी फैमिली, आपकी फैमिली में कोई डिपेंडेंट है, मतलब ऐसे कोई डिपेंडेंट मेंबर है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे किसी का बेटा हुआ जो सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित हो, ऐसा कुछ है, तो आप उसको सेक्शन 80DDB में उसके इलाज का खर्चा भी ले सकते हैं। उसके लिए पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि अगर 60 साल से कम है तो 40,000 तक का, 50 उसके ऊपर का है तो 1 लाख तक का, उसके अलग अलग पैरामीटर से चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसमें रियायत मिलती है। तो आप इनकम टैक्स बेनिफिट भी डायरेक्टली उठा सकते हैं। जी। इसके साथ कुछ कुछ है लेकिन वो डिजीज स्पेसिफिक है, मतलब दिक्कत डिसेबिलिटी स्पेसिफिक है। जैसे ब्लाइंड लिटरेचर में पोस्टेज फ्री होता है, ये सब जी, होता जी। है। साथ में जो धरियाल सर ने कहा था कि जो जिस तरह एक बार आपने जिक्र किया था कि आपके ऑफिस में आपको चढ़ने में दिक्कत होती थी, तो आप जी, जी। डिमांड कर सकते हैं। आप डिमांड कर सकते हो कि आरपीडब्ल्यूडी आपको हक देता है कि आप कह सकते हैं कि मुझे अपने एम्प्लॉयमेंट वेन्यूज में एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो अब सर्टिफाइड जो आप रहते हो पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये सब चीजें आप एक्टिवली जो है वो कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको जिस फुल पार्टिसिपेशन के लिए डिग्निटी के साथ पूरी अपॉर्चुनिटी देती है, बट दिक्कत क्या है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यूजुअली कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो समझता नहीं है, अवेयरनेस थोड़ी सी कम है जिन सेक्शन जी, में होनी चाहिए। आप आवाज कब उठाओगे? सबसे बड़ी दिक्कत है एपेलेट अथॉरिटीज का लोगों को पता नहीं है, जाना किसके पास। मान लीजिए हमें दिक्कत है, हमें जी। जितना मिलना चाहिए, जितना जिस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी संस्था को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करता, तो हमें पता ही नहीं कि ग्रीवेंस ऑफिसर कहाँ है। एक ग्रीवेंस जी। ऑफिसर होना चाहिए। रियाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझा दें। ये ग्रीवेंस ऑफिसर होता है, उससे दिक्कत है तो आप कमिश्नर के पास भी जा सकते हैं, जैसे रियाल सर स्टेट कमिश्नर है दिल्ली के,
उसके आगे पूरी जी पूरी एक मतलब हिरार्की रन करती है ऊपर से नीचे तक, एडवाइजरी बोर्ड से लेके चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, उसके नीचे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस सेल। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपका राइट्स क्या है और उस राइट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे परस्यू कर सकते हैं। और जब तक जी एक्टिवली नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा, लड़ाई तो खुद ही लड़नी है जी ना। जी जी। थिंक अच्छा तो सर अब कुछ सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ सवाल बिल्कुल भी आ गए हैं। बिल्कुल। तो जो ये सवाल है ये हमारे साथी हैं मुकेश चंद, इनका सवाल धारीवाल सर से है कि इनका ये पूछना है कि सर जो एएस के जो पेशेंट्स हैं, मतलब इसमें डिसेबिलिटी भी एक मैटर रखता है, क्योंकि वो बाद में डिसेबल तो हो ही जाते हैं। तो एक मतलब एक काफ़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो सामान्य रह नहीं पाते। तो मैं दोनों ही एस्पेक्ट से पूछना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अमित रंजन से भी इसका जवाब लूँगा, लेकिन पहले धारीवाल साहब अपने एस्पेक्ट से बताएं कि कोई एएस पेशेंट है और वो डिसेबल भी है, उसको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मेडिक्लेम वगैरह ये नहीं मिलती, जो मतलब इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सामना कर रहा है। तो सर जो मतलब एज अ स्टेट कमिश्नर, क्या इसमें कोई भूमिका हो सकती है कि इन लोगों को इसके लिए कोई व्यवस्था करवाई जाए, सरकार से कोई बात की जाए, या उन पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा सके? कुछ ऐसे प्रावधान है क्या सर? ऐसा है, ये जो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? हाँ जी, बोलिए सर। ओके। ये जो स्टेट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से पहले मैं डिप्टी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। जी उसमें मैं जी करीब 12-13 साल ऐसे कुछ उसी में रह गया। तो जी। वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे, LIC वाले। जी। जैसे मैंने बताया, कभी भी एएस वालों का कोई केस नहीं आया, क्योंकि जैसे अमित रंजन ने बताया, हम्म एएस वालों को एक तो 40% बड़ी मुश्किल से बन पाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है, हम्म जितने परसेंटेजेस जो देते हैं, कि हम्म जो क्राइटेरिया है, एक ये है। दूसरा, जो अगर वो बन जाते हैं, उनका 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाता था, पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता था, आज भी वही मिलता होगा, क्योंकि अलग से इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, न तो ओके। एक्ट में किया गया है, हम्म न तो हमारी जो गाइडलाइन है, हम्म राइट, जो गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज है, उसके लिए भी नहीं है। लेकिन हम्म। अगर किसी को सर्टिफिकेशन है, जी। पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जितना भी परसेंटेज हो, तो हम्म वो व्यक्ति को LIC वालों का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, या फिर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी बहुत सारे ब्लाइंड व्यक्तियों के केसेस मेरे पास आते थे। वो हम जी। जब डील करते थे, वो उनका कहना ये था बहुत क्लियर कि देखिए साहब, हम किसी को भी ये जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी है वो जी। मना नहीं करते डिसेबिलिटी के आधार पे। हम्म हमारे कोई जो नियम कानून जो बने हैं, वी आर एन कॉमर्शियल काइंड ऑफ एक्टिविटी। हमारे जो एक्टिविटी जो है, इंश्योरेंस की जो एक्टिविटी है, वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, जी जी। उसमें प्रॉफिट का है, ये सब चीज़ वो देखते हैं। वो सब रिस्क देते हैं, रिस्क को देखते हैं, उसके बाद में वो इंश्योरेंस के लिए करते हैं। हमारे लिए सब बराबर है, दैट इज वन। हमारा इश्यू ये था कि भाई जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको आप मना न करें, नंबर एक। नंबर दो, उनसे हो सके तो आप कम प्रीमियम लें, लेकिन वो ज़्यादा लेते थे। तो उनका और हमारा ये उनसे आर्गुमेंट था कि देखिए, आप हमें ये प्रूव करके स्टडीज ये बताएं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, सपोज एएस वाले हैं या जी। ब्लाइंड है, जो भी होने दीजिए, उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। हम्म आप कैसे कह सकते हैं? व्हाट इज दी आई मीन स्टडी? कोई ऐसे स्टडी है क्या? कोई ऐसी तो है नहीं। तो फिर हमने IRDA को भी उसमें इंक्लूड किया, मिनिस्ट्री ऑफ उसमें इंप्लीट किया, और जी। उनसे ये जब सवाल जवाब करे, तो उनका बहुत प्लेन डिप्लोमेटिक जवाब ये होता था कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से कभी मना नहीं करते, उनको मना नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। हम्म और कोई ऐसे केसेस अगर आए तो हम उस केस को फिर देखेंगे, अगर कोई ऐसे आ तो। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई केस, तो इंश्योरेंस मिल जाता था।
ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जैसे आपके जो 20-25 लोग जो जानकार आपके जानकार हैं, क्या हम्म। उनमें से कोई ऐसे लोग हैं जिनको किसी इंश्योरेंस कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस देने से मना किया हो बिकॉज यू आर ए पर्सन विद नहीं, डिसेबिलिटी? लाइफ इंश्योरेंस का तो एक अलग मसला हो जाता है, हाँ, वो तो खैर मना नहीं होता। हाँ, लेकिन हाँ, इसमें जो मुख्य मसला है वो हेल्थ इंश्योरेंस का है सर। हेल्थ जैसे, इंश्योरेंस। हाँ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको एज के लिहाज से एक्सप्लेन कर दूं तो मतलब आप आसान हो जाएगा व्यूअर्स के लिए भी, आपके लिए भी समझना। दरअसल क्या है कि आईआरडीए जो है उसने इस बीमारी को डी लिस्ट में डाला हुआ है। डी लिस्ट का मतलब ये होता है कि इस लिस्ट में जो भी बीमारी ऐड हो जाती हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं मिलती है, यानी वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। दूसरी चीज़ कि मतलब जो हेल्थ पॉलिसी है अपनी, वो इस बीमारी को क्रिटिकल नहीं मानती है, लेकिन जो इसका जो प्रभाव है वो क्रिटिकल की ही स्थिति में है। ये डॉक्टर अमित रंजन बेहतर समझा पाएंगे कि मतलब इस बीमारी को क्रिटिकल श्रेणी में क्या लाया जा सकता है, क्यों ज़रूरी है लाना, जो स्थिति सामने आ रही है उसको देखते हुए। तो मतलब मैं जो मेरा धारियाल सर। मैं समझ गया। मेरा सुझाव ये इसमें ये होगा कि जी जी। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हम्म। के साथ में जैसे हम्म। कुछ लोग लिखें, रिप्रेजेंटेशन दें, जी। अपनी डिमांड रखें हम्म। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी उसमें इंक्लूड करें हम्म। और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मुख्य आयुक्त विकलांगजन, हम्म। उनको भी दें। क्योंकि अभी किसी ने उनको कोई ऐसी पॉलिसी है क्या? चीफ कमिश्नर तब देखेगा जब उनको आपके प्राइमा फेसी ही ऐसा है कि ये हम्म। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा ओके। है ना? अगर उनको हेल्थ इंश्योरेंस देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं विकलांगता की वजह से, देन चीफ कमिश्नर कैन टेक अप। लेकिन चीफ कमिश्नर की स्थिति को मैंने आपको बहुत पहले से हम टेकअप कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ हो या हेल्थ हो, वो उसमें ये इश्यूज आते हैं, वो अपना जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इस पॉलिसी को आईआरडीआई के साथ लेकर के हम्म। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जी। ये लोग आया एक मीटिंग करके उनको हम्म। बता सकते हैं कि भी कोई भी डिसेबिलिटी की कंडीशन को आप उसे डी लिस्ट ना करें। सर इस बारे में जो कास्ट इंडिया है उसकी तरफ से पीएमओ से लेके और आईआरडीए, हेल्थ मिनिस्ट्री, सभी को वो किया गया, अप्रोच किया गया है। हाँ, हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया था। हाँ, इवन कि हम दिल्ली स्टेट के जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी एक ज्ञापन दे चुके हैं। और मतलब बिल्कुल डिटेल के साथ हमने दिया है बीमारी क्या होती है, इसमें किस तरह की चीज़ें हैं, क्यों ज़रूरी है इस बीमारी में सरकार को कंसंट्रेट करना, सारी चीज़ें उनको लिख के दी गई। लेकिन मतलब ये चीज़ें जो है तब वहाँ कमज़ोर हो जाती है जहाँ से इम्प्लीमेंट होती हैं इन चीज़ों पे। इसमें जो आप कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, उनके यहाँ से भी जवाब आया था। इसमें एक हेल्थ मिनिस्ट्री की एक विंग होती है जो प्लानिंग करती है कि किनको इंश्योर्ड किया जाए, किनके लिए क्या योजना बनाई जाए। उन्होंने इस पे सर्वे तक का निर्णय ले लिया था, लेकिन उसके बाद फिर बीच में कुछ व्यवधान पैदा हुआ जिसके कारण ये काम जहाँ का तहाँ रुक गया। फिर इस समय ये कोरोना वायरस की दिक्कत आ गई तो जो काम जहाँ था वहीं ठप हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ हमने हर उस पहलू पे, हर उस जगह पे, उस केंद्र पे जो इससे रिलेटेड है वहाँ लोगों को बताया है, सरकारी जो ऑफिसेज हैं, जो इसके अधिकारी हैं, उन सबको बताया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि इस बीमारी से लोग विकलांग होते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे युवा अवस्था में होते हैं, मतलब एक प्राकृतिक रूप से बिल्कुल सही व्यक्ति, बिल्कुल फिट व्यक्ति, जिसको कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मतलब आगे चल के वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद बिल्कुल बेड रिडन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बीमारी विकलांगता की वजह बन रही है, क्या विकलांगता मतलब जैसे स्टेट का कोई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विकलांगता प्रकोष्ठ है, क्या इस पे कुछ एक्शन ले सकता है, कुछ अधिकार हैं वही उनके? वही मैं कह रहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया है, वो जी। ऐसे मुद्दों को टेकअप करें।
तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जी दिल्ली सरकार या कोई भी राज्य सरकार का कोई ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ओके ये इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस एक सेंट्रल सब्जेक्ट है और वो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें कुछ कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएगा वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। मतलब दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत, वो इस चीज़ को उठाएं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी बोलें, IRDA की एक मीटिंग करें, कुछ करें, वो इधर से हो सकता है। और कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो चाहे हेल्थ हो, इतने उसमें कहना चाहिए फोर्सफुली उसको नहीं रखेंगे, कारण उनका जो 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 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डिफरेंट है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट को आप सेक्रेटरी को मिले या मिनिस्टर थावरचंद गहलोत साहब उसके मिनिस्टर हैं, उनसे मिले, तो उनको तो ये आप बोले कि कोई भी डिसेबिलिटी को, 21 डिसेबिलिटीज हैं, उन डिसेबिलिटीज में कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी कंडीशन वो जो डी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, हेल्थ वो इंश्योरेंस सबको मिलना चाहिए, ये जोरों से। और ये मैं बताऊं, एक ज्ञापन लिखने से, एक बार मिलने से बहुत मुश्किल होता है, उसको पीछे लगे रहना पड़ता है। जी 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 ठीक है ना। और बिल्कुल हम सही लोगों बात को है। भी इसकी पता चलेगी तो हम भी उसको करेंगे। उसमें जितने ज्यादा लोग होंगे, इससे ये एडवोकेसी करनी होगी, ज्यादा प्रेशर डालना होगा, और असंभव नहीं है कोई भी चीज। मतलब इसमें संख्या बल भी बड़ा मायने रखता है। अगर कोई Yes. आप इस तरह का कार्य साधने चले हैं तो कम से कम इसमें इतने लोग होने चाहिए कि एक सपोर्टिव वे में ये काम हो। ये हम आपको बता दें, जैसे मैंने शुरू में बोला ना, जी 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 जब आपने ये बोला AS वाली बात कही, तो मैंने भी AS को अलग से कहीं भी, न तो एक्ट में, न रूल में, न गाइडलाइन में, जी 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 अगर उसमें भी आप देख कॉप्स एक्सेट्रा ये सब चीज लिखे, ये डॉक्टर अमित साहब ने बताया कि ये किन किन परिस्थितियों में उसका डिसेबिलिटी निकालते हैं, कितना परसेंटेज निकलता है, और जी, जी। बहुत कम लोगों के 40% या उससे ज्यादा निकल पाता है। तो जी, वो जी। इनको ये भी दिक्कत आती होगी, जैसे आपको समझाना पड़ेगा एज भी। इवन मैंने 2-3 पेज इसके बारे में ये पढ़ा है, लिखा है, तब जाकर के मैं इधर बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज हमको भी, मैं 20 साल से डिसेबिलिटी सेक्टर में हूँ, ठीक है ना। और ऐसी MS का है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी डिसेबिलिटीज है जिसका हम इंक्लूड तो कर रहे थे लोगों को, लेकिन पता नहीं था। तो हेल्थ इंश्योरेंस का कंक्लूजन यही रहा कि जो आपने ज्ञापन दिया है उसको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी दें, और उसके पीछे लगे रहें। और हम जैसे लोगों का भी सपोर्ट क्या, हमारे जैसे लोगों को बोले आप भी इसमें मदद करो, आप भी इसमें इनिशिएटिव लो, हम भी करेंगे। जी थैंक यू सर। अगले सवाल के लिए अब हम अमित रंजन सर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो मतलब चिकित्सा से रिलेटेड पूछ रहे हैं, उनको कुछ समस्याएं हैं उससे रिलेटेड, तो हम उस बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन दरअसल क्या है कि ये जो एपिसोड है, स्पेशल एपिसोड, ये मुख्य तौर पे डिसेबिलिटी जो हमारे एज से पीड़ित साथी जो डिसेबल हो जाते हैं, उसके बाद उनकी क्या स्थिति होती है, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, और मतलब क्या उनके अधिकार हैं, इन सब चीज़ों पे हमने रखा है। ये स्पेशल एपिसोड है, तो हम यहाँ पे जो सवाल लेंगे वो उसी से संबंधित लेंगे। तो अगर इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग और भी कुछ आप लोगों के मन में आता है तो आप ज़रूर सवाल करें, हम ये एक्सपर्ट से पूछ के बाद में आपको इसका जवाब भेजेंगे। तो मैं डॉक्टर अमित रंजन जी से पूछना चाहता हूँ, सर मैंने जब आयुष्मान भारत योजना लागू हुई थी तो आयुष्मान भारत योजना के जो हेड हैं उनको भी ये चीज़ लिखा था कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसकी ही श्रेणी में ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, तो ऐसे पीड़ित मरीजों को भी इलाज का प्रावधान रखा जाए। तो उनकी ओर से एक जवाब आया था, उनका कहना था कि ये OPD ट्रीटेबल डिजीज़ है, और जो OPD ट्रीटेबल डिजीज़ है
उसको हम इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ प्रावधान ऐसे तय किए गए हैं। तो सर मैं दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस बीमारी का प्रभाव हम देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ट्रीटमेंट ओपीडी में ही होता है, लेकिन जब बायोलॉजिक्स की बात आती है तो एडमिट होना ही पड़ता है सर। और या फिर दर्द जब उस कदर बढ़ता है, जब वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाए, तो उसको हॉस्पिटलाइज तो करना ही पड़ता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी एक नीड है। तो सर ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों है कि इस बीमारी को हल्के में लिया जाता है, मतलब इसको एक गंभीर श्रेणी की बीमारी में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? आपका क्या कहना है सर? देखिए, जागरूकता की कमी है हम्म, इसमें मल्टीपल लेवल्स पे। आप शुरू से देखिए, चाहे जी गवर्नेंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो। आप ही देखिए, आप इतना अच्छा इसको उठा रहे हैं, लेकिन अखबार में कितना आप पढ़ते हैं एंकोलॉजी स्पॉन्डिलाइटिस? साधारण जी रुक के लोगों से पूछेगा कि उनको कितना पता है ऐसी किसी कंडीशन के बारे में। बहुत बहुत कम है। इसीलिए ये बहुत बड़ा कारण है कि ये पॉलिसी मेकिंग में नहीं आ रहा है। जैसा दरियाल सर ने बताया कि जी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का नाम कहीं नहीं है, हम्म, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में तो है ही नहीं, जो हमारा असेसमेंट वाली जो किताब है उसमें नहीं है। जी तो जी जब जी अलग से आपका इस कंडीशन का नाम ही नहीं है, तो उसके लिए अलग से सब कुछ कर पाना मुश्किल है। अब जो चीज इस तरह, और मोस्टली ये दिक्कत तो है और ये पोटेंशियली डिबिलिटिंग भी है, एग्रीड। बट जैसा कि आपने बताया, आयुष्मान भारत में सुविधा तब मिलती है जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जी 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 तो इसमें यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बायोलॉजिक्स में भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, महंगा है बट वैसा नहीं है कि बहुत उस तरह की कंडीशन है। तो उन्होंने जो रूल्स बने हैं वेल एस्टेब्लिश्ड रूल आज की डेट में, वो एएस फ्रेंडली नहीं है जी और वो कस्टमाइज्ड भी नहीं है किसी डिजीज के लिए। जी और जिस डिजीज के लिए कस्टमाइज है वो कॉमन और पॉपुलर डिजीज है। एक तो एएस को, जैसा मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें है कि जी जैसे आप देखिए 95 के पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या फर्क आया, नई नई चीजें आई जी जी अमेंडमेंट के थ्रू, या उन्होंने एक्ट में 7 से 21 संख्या बढ़ाया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले इन लोगों को नहीं दिया जाता था सर्टिफिकेशन, मिलता था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था, बस कैटेगरी नाम से दे दिया। एएस की भी जरूरी है कि जो भी इसके वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप हैं, उनको तो पहले किताब में अपना नाम लिखवाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरी है कि आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अमेंडमेंट करके इस तरह के कंडीशंस, चाहे एक ही हेडिंग के अंदर 4-5 कंडीशन है, जैसे क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से हेडिंग अब बन गया जी कि पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब कर। तो जरूरी है कि इस तरह का एक हेडिंग बने जिसमें एएस का जिक्र हो, उसकी जो असेसमेंट क्राइटेरिया है, एक बार जिक्र आएगा तो फिर असेसमेंट की भी बात आ जाएगी। तो अगले असेसमेंट ऐसे किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग से उसको डायरेक्टली जोड़ा जा सके। अभी हम लोग फिजिकल कैपेबिलिटीज पे देखते हैं कि उसका मूवमेंट कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, ये सब में, लेकिन हम और भी चीजें जो इनविजिबल है वो नहीं देख रहे हैं। स्टिफनेस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटी है। तो इस सब के लिए जरूरी है कि एज अ डिबिलिटिंग कंडीशन एएस को रिकॉग्निशन मिले। तो इसके लिए आपको, जैसे बाकी कंडीशन ने किया है, थैलेसीमिया में हुआ है, इन सब में हुआ, जो पहले सर्टिफिकेट दिया जाता था बट नाम आ गया, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आपका टारगेट ये भी होना चाहिए कि किसी तरह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अमेंडमेंट करके आप ऐसा कर पाए, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स या हमसे जो बड़े अभियान सर यहाँ बैठे हैं। तो इस तरह से जरूरी है कि ऐसे कंडीशंस जो क्रोनिक पेन कंडीशंस है, और भी क्रोनिक पेन कंडीशंस है इसके साथ साथ, जिसमें इनविजिबल डिसेबिलिटी ज्यादा होता है, तो उस सारे कंडीशन को एनलिस्ट करके रिकमेंडेशन देके इस तरह का अमेंडमेंट को दें। जब तक ये नहीं होता है और जब तक आप एक सर्टिफाइड पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं बनते हैं, आपको उसका सुविधा मिलना मुश्किल है। अब देखिए दिक्कत क्या है कि अगर किसी को शुरुआत में एएस है और अगर वो चलता फिरता बंदा कहे कि ट्रेन में मुझे 75% रिजर्वेशन चाहिए, तो लोग हंसेंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं मानेंगे ना कि इसको 20 साल बाद डिसेबिलिटी हो सकता है, तो बोलेंगे 20 साल बाद उसको सुविधा देना, अभी क्यों दे रहे हो, अभी तो चल फिर रहा है, इसको ट्रेन में रिजर्वेशन की क्या जरूरत? यानी कुल मिला के देखा जाए तो हम वेट करें कि हम विकलांग हो जाए? नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। मेरा पॉइंट कुछ और था। मेरा पॉइंट ये नहीं था कि आप वेट करें, मेरा कहने का मतलब था कस्टमाइज करिए अपने राइट्स को। ओके ओके, समझ रहे हैं? जी जिसको अगर फिजिकल डिसेबिलिटी उतना नहीं है तो आप खुद नहीं, ये जो मैंने कहा है, ये सरकार के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि उनकी नीतियां कुछ ऐसी है। सरकार तो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रही, एएस तो है ही नहीं।
वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब ये इनविजिबल पेन है जिसको समझने के लिए कि स्टेज जो है वो पूरा करना पड़ता है। जब वो एग्जैक्टली। स्टेज पूरा कर जाएं और उसके बाद तब आप में दिखने लगे कि नहीं जी आपको ये फिर परेशानी है, तो एक विकलांगता का सर्टिफिकेट सरकार पकड़ा देगी और कहेगी अब आप आरक्षण का लाभ लीजिए। तो मतलब वो ये तो कमी हुई फिर हमारी पॉलिसीज में ही है ना। तो बिल्कुल वही मैं बिल्कुल कह रहा आपने सही कहा सर, बिल्कुल आपने एक अच्छा पॉइंट जो है दिया है कि हमें इसके लिए न केवल हेल्थ मिनिस्ट्री जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्राई करना चाहिए, बल्कि पी पीडब्ल्यूडी के एक्ट में भी अमेंडमेंट हूँ के लिए अमेंडमेंट की प्रयास करना कोशिश चाहिए। करनी चाहिए, और अच्छा। असेसमेंट जो स्केल्स है उसमें थोड़ा सा जी इस जी। तरह से हो कि आप लोग का असेसमेंट स्केल में थोड़ा इतना इस बात का ध्यान रखा जाए कि परसेंटेज सिग्निफिकेंट हो। बता 40% बहुत मुश्किल आता है इसमें, आपके बिल्कुल केस में बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि 40% चीज करेगा। हम्म। अच्छा, मैं अब थोड़ा हरियाल सर से एक चीज़ पूछना चाहूँगा चूंकि आपने पॉइंट उठाया ही है। सर ये इस एक्ट में एज को अगर शामिल करवाना हो तो किस तरह की प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर म्यूट हो गया सर आपका माइक्रोफोन। ओके ओके, अब ठीक है। जी जी ठीक है मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बदलाव लाना एक बहुत बड़ी मेहनत की बात है। वो बहुत जी मुश्किल, पार्लियामेंट में जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। जी लेकिन जी। मैं समझता हूँ कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के तहत हम्म जो हमारा असेसमेंट है, जो 4 जनवरी 2018 का हम्म 4 जनवरी 2018 का एक नोटिफिकेशन है जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटीज को हम्म। सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर बताया है, गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज। जी उसमें अगर मैं देखूं, ये इतना टेक्निकल मुझे ज्ञान नहीं है, वो डॉक्टर सब बता देंगे। तो हम्म जैसे उसमें अलग अलग जैसे किफोसिस है, या ऑप्च एंगल है, ये जी सब इसी के उसमें आ जाएंगी ना। तो हम्म। ये प्रोबेबली ये सब चीज़ के एक तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो परसेंटेज आप देते हैं, आपने असाइन कर रखा, अगर इतनी वेरिएशन है और इतनी दिक्कत है तो इतना परसेंटेज वो कम दिया आज, उसको एक तो बढ़ाना वाली बात है। नंबर 2, आप केवल इन्फोसिस या ये सब चीज को आपने लिखा है, इसमें एएस को भी लिखिए। जी एएस के कारण अगर एक्ट में नहीं है तो चलेगा, हम्म। क्योंकि किफोसिस भी एक्ट में नहीं है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के तहत आपका ये चीज आ जाए कि भाई हम्म एएस को मींस एक जो असेसमेंट कमेटी है, गाइडलाइन बनाने वाली सब कमिटीज हैं, वो सब कमिटीज के बीच में ये उन लोगों ने ये क्यों नहीं डाला है मुझे मालूम नहीं, वो डालना चाहिए था। तो जी जी। ठीक है ना, अब चूंकि नहीं डाला तो अब डाला जा सकता है, हम्म। अब डाला जा सकता है। उसमें अगर एक बार आ जाएगा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो बढ़ जाएंगी कि भाई आपको इतनी समस्या है तो इस लेवल के बाद में, जैसे मैं बताता हूँ, ये जो ब्लड डिसऑर्डर की वजह से जो डिसेबिलिटीज है हमारी, उसमें जो गाइडलाइन निकली है उसको रिव्यू करने के तुरंत ही लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, दिल्ली में मैं एक कमेटी बनाई गई थी, उसका हेड, मैं उसको हेड कर रहा था, करके हमने रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिया है कि इसमें जी जो थैलेसेमिया मेजर किस लेवल से किसको मानेंगे, जी है ना, कितनी बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या ये हो, जो जो भी उनकी क्राइटेरिया है, वो इसी तरह से इसका भी हम क्राइटेरिया को बनाए हैं कि भाई अगर इतनी, अब ये टेक्निकलिटी मुझे मालूम नहीं है कितना, वो तो एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, और उसमें जो पर्सन सफ़र कर रहे हैं वो बताएंगे कि क्या समस्या आपको एक्चुअली आती हैं। तो वो चीज़ उधर आ जाए, एक तो ये मैं बताता हूँ, ठीक है ना, जी ये करें। जी और नंबर 2 में जो राइट्स की बात आप कर रहे थे, तो वो जी अगर एक बार पर्सन विद डिसेबिलिटी डिक्लेयर हो गया 40% या उससे ज्यादा हो गया एएस की वजह से, तब तो उसको सभी जो अधिकार हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। समस्या उनकी है जो 40% या उससे कम है, 40% से कम है, सॉरी, जी जिनको 40, जो आपका कहना है 40% से कम है, 40% से कम है, मेरा कहने का मतलब एक ये है कि 40% से कम वालों के लिए
आज की डेट में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है, जी जी। उसके अनुसार कोई किसी व्यक्ति को 40% से कम भी डिसेबिलिटी होगी तो उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाएगा। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आने से पहले ही अगर 40% डिसेबिलिटी नहीं है तो उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं कहा जाएगा। आज की डेट में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 2 किस्म के अधिकार हैं। एक तो उन सभी व्यक्तियों, 3 किस्म के अधिकार हैं इनफैक्ट, उन सभी व्यक्तियों के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मीन्स जी चाहे वो 10% है, 40% है, 50 है, 100 है, उसको एक एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी कुछ बेनिफिट्स हैं, हेल्थ वाला बेनिफिट उसमें है, जो प्रेफरेंस मिलेगा, फ्री मिलेगा कि नहीं, या उनको एक लाइफ विद डिग्निटी जो मिलेगी तो उससे लिंक करके वो मिल सकता है, वो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और दूसरा ये है जो 40% और ज़्यादा है और एक हाई सपोर्ट नीड वाले हैं जिनको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है या उससे 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है और उनको किसी हाई सपोर्ट की ज़रूरत है। वो स्पेशल अकोमोडेशंस जैसे डॉक्टर अमित ने बताया, वो भी स्पेशल अकोमोडेशन उसमें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो कोई बोर्ड डिसाइड करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फैसिलिटीज, जैसे कोई नौकरी के दौरान कोई डिसेबल्ड हो जाता है, डिसेबिलिटी एक्वायर कर लेता है, उसको घर नहीं भेजा जा सकता गवर्नमेंट में, नॉट इन प्राइवेट। पंजाब केसरी वाले के लिए लागू नहीं होगा ये, लेकिन पंजाब केसरी वाले या प्राइवेट कंपनीज या और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी लागू होगी, जो जी, बहुत ही जी। इंपॉर्टेंट चीज है, ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे टू पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑल्सो, चाहे वो एएस हो चाहे जो भी हो, और वो पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% है या उससे कम हो। लेकिन आज की डेट में कितने लोगों को जो 40 से कम प्रतिशत है उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल रहा है? देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मिनिस्ट्री इटसेल्फ, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और मेरा भी इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्यों? अगर जो मेडिकल अथॉरिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए जो मेडिकल अथॉरिटी बैठती है, मेडिकल बोर्ड बैठता है, बोर्ड नहीं कहना चाहिए, वो मेडिकल अथॉरिटी उसको बोलते हैं या सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसमें अगर वो बोलते हैं उनको ये परमानेंट डिसएडवांटेज होना चाहिए। अब डॉक्टर अमित और उनकी जो ग्रुप है जी बोर्ड है, उनको ये लगना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस एएस, जो जितना एक्सटेंट एएस ने आपको अफेक्ट कर रखा है, उसकी वजह से आपकी परमानेंट डिसएडवांटेज है, इतना डिसएडवांटेज है कि आप अपना जो डिफरेंट एरियाज में फुली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब उनको लगना चाहिए, वो थ्रेशोल्ड क्या होगा वो मेडिकल बोर्ड बताएगा। विजन वाले को कितना होगा तो वो बोलेंगे ठीक है, हो सकता है 10% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा इनके ऊपर, ये ग्रे एरिया है। हमारे एक्ट में, हमारे गाइडलाइन में परसेंटेज तो दिया है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन में 10% वाले को देंगे कि नहीं देंगे। जैसे ये हमारी ये छोटी अंगुली है, ये अंगुली अगर नहीं है तो इसका परसेंटेज डिसेबिलिटी में 2% है। क्या 2%, ये अंगुली मेरी नहीं है, क्या 2% का सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। डॉक्टर अमित साहब बताएंगे कि ये डिसएडवांटेज परमानेंट है और ये डिसएडवांटेज ऐसा है कि आपको जो पार्टिसिपेट करने में डिसेबिलिटी की वजह से डिसएडवांटेज है। अच्छा, अब मैं डॉक्टर अमित रंजन से ये जानना चाहूँगा कि सर बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, चूँकि ये सभी लोग जानना चाहते हैं। आप कृपया ये बताइए कि जैसे एम्स जैसी संस्थान में कोई व्यक्ति जाके, या सफदरजंग हॉस्पिटल, उस तरह के संस्थान में अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है और उनको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अब जो सर्टिफिकेशन पॉलिसी है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। जी। सफदरजंग में बोर्ड्स बैठते हैं, मेडिकल बोर्ड, लेकिन वो केटर करते हैं मोस्टली कोर्ट केसेस को, या फिर जो नीट पीजी होते हैं, जैसे किसी का जॉब में हुआ या मेडिकल एडमिशंस हुआ, जिन्होंने फिजिकली हैंडीकैप इस तरह का कोटा, पीएच कोटा यूज कर रहे हैं, उनके असेसमेंट को, या फिर जो उस साउथ दिल्ली एरिया के जो रेसिडेंट्स हैं उनको केटर करते हैं, या फिर जो हमारे अंडर ट्रीटमेंट पहले से चल रहे हैं तो उनको करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हर किसी को सफदरजंग या एम्स आने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये,
आप अपने किसी भी नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आए, अगर आप सफदरजंग आते हैं तो क्या प्रक्रिया वो बताए तो हम। अगर जी। सफदरजंग में आते हैं तो सबसे पहले विजिटिंग डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर कोई भी हो हम्म। सकता है, हम हो सकते हैं जो पीएमआर स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजियाट्रिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन हो सकता है, रिमेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं। किसी भी एक जगह आप गए, वहां पे आपने बताया कि ऐसी ऐसी चीज है और मैं चाहता हूँ कि मेरा असेसमेंट हो, कि मैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मुझे इश्यू हो। तो उसके जी। बाद डॉक्टर जो है वो इनिशियल असेसमेंट के बाद वो एमआरडी सेक्शन में भेज देते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट एक अलग सेक्शन है वहाँ पे, जो कि इसके लिए डेट देता है। तो चूंकि हर रोज बोर्ड नहीं बैठता है, उसके लिए डेजिग्नेटेड डेज होता है। तो उसके लिए आपको कोई दिन बता दिया जाता है कि आपको सप्ताह भर बाद ऐसे दिन आके करना है। तो उस तरह से जो डेजिग्नेटेड डे होता है, उस दिन जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो होते हैं। अगर सिंगल बोर्ड है, जैसे कई बार क्या होता है एएस में, अगर सिर्फ हमें लगता है सिर्फ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब और कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल डिसेबिलिटी बोर्ड की जरूरत नहीं है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर में ही सर्टिफिकेट बन जाता है। अगर मान लीजिए मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों को होता है, इस तरह मान लीजिए कोई एएस का पेशेंट है, लेकिन जैसा सर कह रहे उसका अंगूठा कटा हुआ है, हाथ उंगली कटा हुआ हो सकता है, या और भी कोई कॉन्कोमिटेंट इलनेसेस है साथ में, तो उसके लिए एक मल्टीपल डिसेबिलिटी बोर्ड बैठती है। इसमें अलग अलग स्पेशलिटी के एक्सपर्ट्स आते हैं। तो अगर मान लीजिए सिर्फ एएस है और कोई दिक्कत नहीं, तो सिंगल बोर्ड बैठता है जो डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर में बैठता है। इसमें पूरा असेसमेंट होता है। जैसे मैंने बताया, असेसमेंट में एएस के हिसाब से, वैसे इसमें गाइडलाइन में अपर लिम्ब मतलब हाथ के हिसाब से, पैर के हिसाब से, ट्रंक के हिसाब से अपने अपने तरीके दिए हुए हैं। रियाल सर ने बिल्कुल सही कहा कि उसमें एक 4.5 या 4.6 ऐसा है जिसमें काइफोसिस स्कोलियोसिस का जिक्र किया हुआ है। सबसे पहले स्कोलियोसिस और काइफोस्कोलियोसिस का जिक्र किया। स्कोलियोसिस मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी ऐसी टेढ़ी हो जाए, लैटरली डेविएशन, उसमें कॉब्स एंगल निकालते हैं जैसे सर बता रहे थे। काइफोसिस में आगे की तरफ झुकता है। तो काइफोसिस होगा तो उसमें हम लोग एक्सरे लेंगे, पहले डॉक्टर आपसे एक्सरे करवाएंगे लैटरल व्यू, ताकि साइड से दिखे कि कितना झुकाव आ रहा है। झुकाव के हिसाब से कितना परसेंटेज डिग्री झुकाव है वो देखते हैं। 40 डिग्री तक कोई सर्टिफिकेट नहीं, मतलब परसेंटेज नहीं मिलता। 40 से ऊपर रहा तो कितना ऊपर है उसके हिसाब से परसेंटेज होता है। जैसे 40 से 50 हुआ तो 10%, 60 हुआ तो 20%, ऐसे करके आपकी काइफोसिस के हिसाब से परसेंटेज होता है। शुरुआत फेज में सिर्फ यही एकलौता मार्कर में नंबर मिल सकता है परसेंटेज, बाकी सब में मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसका दूसरा क्राइटेरिया होता है चेस्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब सांस लेने में परेशानी। सांस लेने में परेशानी बहुत एग्रेसिव और सीरियस आगे वाले स्टेज में होती है, शुरुआत स्टेजेस में नहीं होती, तो इसके नंबर नहीं मिलते। नॉर्मली चेस्ट एक्सपेंशन, पूरा छाती कहते हैं फुलाओ, या पूरा सांस लेके गिनती गिनो, तो उसके कुछ परसेंटेज होती है। और अच्छा एक सर, टॉर्सो इम्बैलेंस का। हाँ, बीच में रोकना चाहूँगा, एक सवाल आया है। शरद कुमार पाटी हैं ये, इनका पूछना है कि क्या अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको मिले तो क्या बायोलॉजिक्स जैसे इंजेक्शंस उनको मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या कुछ उसमें राहत मिल सकती है? क्योंकि ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो राहत के लिए, तो मैं इसलिए बीच में आपसे पूछना चाह रहा था। इसमें दो इश्यूज हैं, दोनों को मतलब कंफ्यूज मत होइए। एक होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे सर ने बोला था, रिया बिल्कुल साफ क्लियर। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के हिसाब से आपका जैसे 40% ऊपर होता है, तो जो भी डिसेबिलिटी मिलता है राइट्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है? अगर उससे नीचे है तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो एएस हो चाहे कोई भी कंडीशन, इट हार्डली मैटर्स। तो किसी भी कंडीशन में आपको जैसे 40% से ऊपर सर्टिफिकेट मिलता है, वो डिसेबिलिटी राइट्स कह रहा हूँ, ट्रीटमेंट नहीं कह रहा हूँ। कहीं भी ट्रीटमेंट की बात नहीं की गई है। जो ट्रीटमेंट की बात आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में की गई है, वो फ्री ट्रीटमेंट या बैरियर फ्री एक्सेस या प्रायोरिटी, ये सब तो दोनों के लिए कहा गया, लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कहा गया। आप अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का चौथा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आई थिंक 26 ऐसा सेक्शन है जिसमें यह जिक्र किया हुआ है कि इंश्योरेंस जो होता है गवर्नमेंट देगी। उसमें एएस का जिक्र नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की गई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया, और वर्डिंग्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया। मतलब यानी अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो इंश्योरेंस, चाहे वो किसी भी तरह का डिसेबल हो, उसे इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ मतलब सरकारी स्तर पर मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो। अच्छा, सरकारी एम्प्लॉय होना होगा, इंस्टीट्यूशन में होंगे तभी तो। जी। प्राइवेट अगर ऐसे कैसे, वही तो आप एक बार। हाँ सर, बताइए। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलना कहीं भी इस चीज का वो नहीं है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल ही जाएगा, मतलब आपको बायोलॉजिक्स का कॉस्ट कोई कवर कर रहा है।
दोज आर वेरी टू डिफरेंट थिंग, दोनों पॉलिसीज अलग हैं। जो सर बता रहे थे वो IRD और फाइनेंस वो देखते हैं, ये डिसेबिलिटी के राइट्स है। डिसेबिलिटी राइट्स में अब तक बायोलॉजिक्स जैसी चीजों पे बात नहीं है। यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले अपने नज़दीकी किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है, बिल्कुल वहाँ पे कोई भी चाहे रिमोटोलॉजिस्ट हों या ऑर्थोपेडिक्स के जो डॉक्टर हैं उनसे मिलना है, फिर वो असेसमेंट कराएंगे और ये समझा जाएगा कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के कितने लायक हैं कितने नहीं हैं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है, मतलब अप टू पैनल डिसीजन ये डिसाइड होगा कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लायक भी हैं या नहीं हैं। इसमें एक चीज जोड़ दूं कि जी आपको मॉनेटरी में इलाज का खर्चा थोड़ा सा आप जरूर कवर कर सकते हो, वो कर सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न में। जो मैं बता रहा था उसमें अगर आप एक मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्च करते हो तो आपको 40,000 का आपको इनकम टैक्स रिबेट मिल जाता है। अगर आपकी एज 60 से कम है, 60 से ज्यादा है तो 1 लाख तक का आपको रिबेट मिल सकता है। मतलब उसके लिए क्लॉजेज हैं जो मेडिकल एक्सपेंसेस के इनकम टैक्स रिबेट की बात करते हैं। अब मुझे लगता है आप बात कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आपको पूरा कॉस्ट जो है वो रीइंबर्स हो जाए, वो अलग चीज है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ मेडिकल एक्सपेंसेस पे जरूर एक पार्ट आप बचा सकते हो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में 80U और 80DDB का ध्यान रखो। बट ये भी तभी एप्लीकेबल होगा जब आप सर्टिफाइड PWD आपके पास सर्टिफिकेट। जी जी, तो मेरे ख्याल से समय काफ़ी हो गया है और ये जो दोनों विषय है मुझे लगता है कि इस पे और चर्चाओं की ज़रूरत है। लेकिन मैं जल्दी से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं क्लेरिफाई कर दूँ। दो चीज़ें आई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक तो ये है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए एक तो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कॉमन है पूरे देश में, एक ही फॉर्म होगा। वो फॉर्म 4 उसमें राइट्स ऑफ पर्सन टू डिसेबिलिटीज रूल्स, क्योंकि लोग हैं तो उनको ये चीज़ें पढ़नी, जैसे डॉक्टर अमित ने पहले बोला, पहले पढ़ना जरूरी है, सब लोगों को जानना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है। राइट्स ऑफ पर्सन टू डिसेबिलिटीज एक्ट को पढ़ें और राइट्स ऑफ पर्सन टू डिसेबिलिटीज रूल्स 2017 है, उसमें आपका फॉर्म दिया गया है, वो पूरे देश में वही फॉर्म रहेगा, पूरे स्टेट में वही रहेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 3 फॉर्म डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हैं, जो एक तो वो है कि जिसको एक ही डिसेबिलिटी है जी, या जिसको बोलते ओवियस डिसेबिलिटी, जिसका हाथ कटा हुआ है, आंख नहीं है, तो उसको तो कोई भी डॉक्टर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये एक हो गया, एक डिसेबिलिटी हो गया। और एक दूसरा है मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है। AS वाले को कोई हियरिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो गया सर्टिफिकेट मल्टीपल डिसेबिलिटी। और एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे AS वाला है, जिसको कि स्पेशलिस्ट ने देखना जरूरी है, ये ओबियस डिसेबिलिटी नहीं है, एम्पुटेशन ही नहीं है, तो दीज पीपल विल गेट, बट फॉर्मेट इज सेम, पूरा फॉर्मेट सेम है। एक तो वो है, और दूसरा इंश्योरेंस का जहाँ तक सवाल है, वो एक एक्ट में 24 एक्ट, जो सेक्शन 24 आपने सही बताया, सेक्शन 24 में ये है कि गवर्नमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इंश्योरेंस की स्कीम बनाएगी, गवर्नमेंट ने बनाना है। अभी ये एक्ट में हमारे प्रावधान आ गया, कोई भी एक्ट बनता, कोई लॉ बनता है, उसका एक हायरार्की ऑफ लॉ होता है ना। एक्ट बनता है, उसके बाद उसमें रूल बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, एंड सो फॉर स्कीम बनती है। उसमें ये कहा गया है कि इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट बनाएगी। वो 9 जो प्राइवेट सेक्टर में है या जो जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए भी इंश्योरेंस स्कीम बनाने का प्रावधान एक्ट में है। लेकिन जब तक वो स्कीम नहीं बनती है तब तक उसका कोई ये नहीं कह सकते। वो मैं बता दूं, सेक्शन 24 सेक्शन 24 जे जी, वो सेक्शन 24(3)J वो है। तो लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्कीम गवर्नमेंट बनाए, तो उसके बाद में कहीं जा कर के आप ये क्लेम कर सकते हैं। और हेल्थ केयर का ही है फ्री, जो आपने एक चीज और बोली थी, फ्री हेल्थ केयर, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मुझे हेल्थ फ्री मिलेगा, फ्री का प्रावधान है ही नहीं। ओके, फ्री का प्रावधान वही होता है तो जो पूरे देश में लागू है, देश के नागरिकों के लिए जो लागू है फैसिलिटी है, वही पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। से बीपीएल आयुष्मान भारत में कवर होंगे, फ्री मिलेगा, चाहे कोई भी चीज होने दो। तो ये सब चीज की
इसके अलावा कोई कुछ है? और जहाँ तक ग्रीवांस रिड्रेसल का है, हर स्टेट में हम्म, स्टेट कमिश्नर है, वहाँ आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं और ये कर सकते हैं। नीतिगत मामलों के लिए कंसर्न मिनिस्ट्रीज को बताना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हर एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया, इसलिए कि दिव्यांग व्यक्तियों को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। जिस तरह से एएस को और चीज में नहीं मिल रही है, वैसे ही और डिसेबिलिटीज में वो इतना प्रायोरिटी मिले, उसको लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जी, थैंक यू सर। चूंकि ये विषय जो है, मैंने पहले ही कहा, ये बहुत विस्तृत है, इस पे और भी चर्चाओं की ज़रूरत महसूस मैं भी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स हैं वो भी कर रहे होंगे। समय की थोड़ी सी कमी है इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर कभी, मतलब शीघ्र ही एक बार फिर मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। और व्यूअर्स का भी ये मानना है, कई लोगों ने ये चीज़ कहा भी है। तो आप लोगों ने काफ़ी समय निकाला और मुझे लगता है कि सीमा से अधिक आप लोगों ने समय आधा घंटा अधिक दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, धारियल सर आपका और डॉक्टर अमित आपका। सर इसमें एक महत्वपूर्ण विषय जो लीगल एस्पेक्ट है वो छूट गया है, क्योंकि किसी वजह से, किसी टेक्निकल वजह से एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी नहीं मतलब डिस्कस में शामिल हो पाए हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेशन अगला उनके साथ फिर से करना चाहिए हमें, इस बारे इस चीज़ों को एक जगह समझने के लिए। तो फिर आगे आप लोगों से चाहेंगे कि एक बार फिर से कभी, मतलब निकट भविष्य में एक सेशन और हम करेंगे। तो मैं समय देने बिफोर जी बाय बाय करने से पहले सभी के साथ आप मेरा ईमेल और टेलीफोन शेयर कर सकते हैं। जी जी लीगल एस्पेक्ट या जो भी एस्पेक्ट है उसको अगर कोई किसी को पूछना हो कभी भी, दे कैन जी कॉल मी। मेरा जी मोबाइल कर दीजिए, शेयर कर देना आप, और जी 9818825348 है, और ईमेल मेरा tdhariyal@hotmail.com। प्लीज एनीबडी, एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन कॉल मी, आई विल बी अवेलेबल जी एनी टाइम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धरियाल सर और डॉक्टर अमित रंजन सर आपका भी, कि आप लोगों ने बहुत समय दिया। और मतलब हम आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और आगे का रास्ता है वो भी समझ में अब आने लगा होगा। आप लोगों ने भी इस चीज़ को बोला कि इसकी अवेयरनेस की बहुत कमी है और एकजुट प्रयास की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अब ये चीज़ स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए कैंपेन की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है कि कास इंडिया जैसी पहल शुरू हो और उनकी आवाज़ जो है वो जहाँ से कोई डिसीजन हो सकता है, जहाँ से किसी तरह की कोई योजना बनाई जा सकती है ताकि उनको राहत मिले, वो हो सके। तो एकजुट समग्र प्रयास की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मैं आप जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं जो हमें देख रहे हैं, जो कास्ट इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम इस चीज़ को समझें कि आप लोगों की जागरूकता बेहद ज़रूरी है। आप लोगों को एक रास्ता जो है वो समझने की बहुत आवश्यकता है और एकजुटता की आवश्यकता है। एक प्लेटफॉर्म पे आकर और इस जो चुनौतियाँ आपके सामने है उससे लड़ने की आवश्यकता है, जिससे न केवल आप अपने को राहत पहुंचा पाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनके लिए भी बहुत सारी मुसीबतें आप कम कर पाएंगे। तो मैं अपने दोनों एक्सपर्ट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने काफ़ी समय दिया। इस सेशन को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए एपिसोड के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों नमस्कार। विशेषज्ञों थैंक यू का सर। आभार। नमस्कार।